तो हमने पहले भाग में देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमने ढंग से जाना कि चित्रविद्या और समाज की जो सोच होती है वो किस ढंग से होती है, और अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो हम पाते हैं कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो विभिन्न रूप से ग्रंथों के रूप में लिखा गया है, कि अलग अलग विद्वानों ने उसका अध्ययन किया है, कि जो साहित्य के इतिहास का जो अध्ययन है उसके अलग अलग विधियां विकसित हुई है। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे कि वो विद्या किस प्रकार से साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है, उन विधियों को प्रमुख रूप से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर जैसे कि बहुत सारा साहित्य लिखा गया तो उसका अध्ययन करना आवश्यक है, उसके लिए एक प्रविधि होनी चाहिए, एक पद्धति होनी चाहिए, उसके आधार पर ही उसका अध्ययन किया जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य के इतिहास के रूप में उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो उसकी जो विधि है, सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, इसमें जो सबसे पहले पद्धति हम मानेंगे वो है वर्णानुक्रमी पद्धति। वर्णानुक्रमी पद्धति, इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फाबेटिक कह सकते हैं इसको, अल्फाबेटिक मेथड। अब देखो अल्फाबेटिक कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग में क्लियरेंस आ गया होगा, एक सफाई आ गई होगी। कई लोग एकदम हिंदी पे पाबंदी से लगा देते हैं कि नहीं, हिंदी के अंदर कोई अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा या फिर किसी दूसरी भाषा के शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक थोड़ी गलती हो जाती है। कई बार अर्थ को ग्रहण करने के लिए जब तक हिंदी जो है वो इंग्लिश ना बन जाए, तब तक अगर आप हिंदी में अगर आप एक आधा अंग्रेजी का शब्द काम में आ जाए समझने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बहुत ज्यादा अल्फाबेटिक मेथड को काम में लेंगे। अल्फाबेट यानी जिस ढंग से तो एबीसीडी चलती है, ठीक है। हमारे जैसे कक्षा के अंदर जो गुरुजी जो हाजिरी लिया करते थे वो भी अल्फाबेटिक मेथड से सभी बच्चों के नाम एक साथ जमा दिया करते थे, तो वही है अल्फाबेटिक पद्धति, और इसको हिंदी में कहते हैं वर्णानुक्रमी पद्धति। अब इस पद्धति में क्या होता है ये देखिए, किसी भी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करने के लिए साहित्य को लिखते कौन है, साहित्यकार नाम होते हैं। तो जब भी कभी किसी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना होता है तो उसमें काम लिया जाता है कि साहित्य में जितने भी साहित्यकार हैं उन सभी साहित्यकारों के नाम को, उनके नाम का जो प्रथमाक्षर है, ठीक है, उन नाम के प्रथमाक्षर को अल्फाबेट के माध्यम से, अगर आपको इंग्लिश में लिखना तो एबीसीडी के माध्यम से, और अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो उनके नामों को ए आ ई के बाद में क ख ग च छ ज इस ढंग से उनके अल्फाबेटिक रूप से अगर आप जमा देते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्णानुक्रमी पद्धति, उसको कहेंगे। और उसके अंदर जितने भी जो साहित्यकारों के नाम है वो सारे वर्णों के अनुक्रम में आ जाएंगे। तो ये पद्धति काम में ली गई थी। ये पद्धति किनके द्वारा काम में ली गई थी, तो हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास का जिनका श्रेय जाता है वो है घाटसाधर तासी और शिव सिंह सेंगर। इन दोनों भाइयों ने, ये जो नहीं थे, इन दोनों विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में इस वर्णानुक्रमी पद्धति का उपयोग किया था। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि घाटसाधर तासी के ग्रंथ का नाम बताइए। सोचिए फटाफट, 1 मिनट में सोच के बताइए कि घाटसाधर तासी ग्रंथ का नाम क्या है और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम क्या है। तो शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि जैसा नाम है शिव तो उनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज, ठीक है, ये था उनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज। और घाटसाधर तासी के ग्रंथ का नाम क्या है, तो जो कि वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखा गया। तो नाम बताइए फटाफट, क्या नाम है, चलिए याद आया तो देखते हैं। इस्तवारदला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। घाटसाधर तासी जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे और उन्होंने फ्रेंच भाषा में ये ग्रंथ लिखा था, हिंदुस्तानी। उनमें जितने भी जो साहित्यकार थे, वैसे इन्होंने उर्दू के साहित्यकार ज्यादा रखे थे, हिंदी के बहुत कम रखे थे, तो जितने भी जो साहित्यकार थे उन सबको वर्णक्रम के अनुसार जमा दिया था। इसी की वजह से इसको वर्णानुक्रम में पद्धति। लेकिन ये पद्धति इतिहास लेखन के लिए ठीक पद्धति नहीं है। इसका भी एक कारण है कि अगर आपने जितने भी जो साहित्यकार उनको सबको एक क्रम से जमा दिया तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी, जैसे भक्ति काल के हैं आपके कबीरदास जी, रीति काल के हैं आपके केशव दास जी,
और आधुनिक काल के हैं केदारनाथ सिंह या केदारनाथ अग्रवाल, जो भी आप कहना चाहें, जो भी नाम लेना चाहिए कह सकते, ठीक है। तो इसमें के इनके कारण होने से अगर हम इनका अध्ययन करना आरंभ करेंगे तो ये तीनों एक ही साथ में आ जाएंगे, पता नहीं चल पाएगा, इनकी जो परिस्थितियां उनका ही पता नहीं चल पाएगा, जो 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 कालखंड में जो एक अंतर है, जो सोच में जो अंतर है उनको पता नहीं चल पाएगा, और हमको इस वर्णानुक्रमिक पद्धति में तीनों को एक साथ ही अध्ययन करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा और इसको हम उचित नहीं मान सकते। ये एक तरह से एक जमावड़ा हो जाएगा, इसको हम साहित्य कोश तो कह देंगे लेकिन पूरी तरह से साहित्य का इतिहास नहीं कहला सकता, ये बहुत बड़ी कमी है। और इसी कारण से ये पद्धति इतिहास लेखन में शुरुआत के 2 विद्वानों द्वारा तो अपनाई गई, लेकिन बाद में ये पद्धति अपनाई नहीं गई। तो ये थी पहली पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति। आगे देखते हैं हम। दूसरी जो पद्धति है वो है कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति जैसे कि हमने पहले वर्णानुक्रमी देखी थी, वर्ण के अनुक्रम से सभी इतिहासकारों को समझ जाए, तो उसी ढंग से ये जो पद्धति है वो काल के अनुक्रम से। काल के अनुक्रम का मतलब क्या होगा, जैसे कि किसी का जन्म हुआ 1555 से 1617 ईस्वी और किसी का जन्म हुआ 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी, या फिर किसी का जन्म हुआ 1532 से 1623 ईस्वी। चलिए बताइए इनके इनके मैंने जन्म वर्ष बताए हैं आपको, फटाफट से बताइए। सबसे पहला जो जन्म वर्ष मैंने बताया है वो है आपके केशवदास जी का, वृत्तिकाल में जो जन्मे थे 1555 से 1617 ईस्वी। दूसरा जो जन्म समय मैंने बताया वो कबीर का बताया 1398 से 1518 ईस्वी। और तीसरा जो जन्म समय बताया मैंने बताया वो तुलसीदास का। ये तो हो गया कबीर केशव का, ये हो गया कबीर का, और ये हो गया आपके तुलसी का, ठीक है। तो अब इनमें क्या करते हैं कालानुक्रमिक पद्धति में कि इनमें जो इनकी जन्म तिथि है उस जन्म तिथि को आधार रखते हुए, उसको ही मुख्य रूप से मानते हुए, जिनका जन्म पहले हो गया उनको पहले गिनती की जाएगी और जिनका जन्म बाद में हुआ उनकी बाद में गिनती की जाएगी। तो इस ढंग से अगर हम इन ढंग से अगर अध्ययन करना आरंभ करेंगे तो सबसे पहले अध्ययन किया जाएगा कबीर का, बाद में अध्ययन किया जाएगा 1532 में उनका जन्म तो तुलसीदास का, और तीसरे नंबर पर अध्ययन किया जाएगा तो केशवदास का। ये होगी कालानुक्रम, यानी उनकी जन्म तिथि के अनुसार जैसे जैसे उम्र है, जैसा जैसा अनुभव है उनके अनुसार उनको सी एंड मोस्ट मिलता दिया और इस ढंग से करके उनका अध्ययन कर दिया। अच्छी पद्धति है, निश्चित तौर से वर्णानुक्रम से तो बहुत अच्छी पद्धति है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। इसमें कमियां क्या है कि इसमें केवल उम्र के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। अगर उम्र के आधार पर मूल्यांकन करें तो कोई हो सकता है कि कोई जो ज्यादा बुद्धिमान ना हो या ज्यादा प्रतिभावान कवि ना हो वो पहले अध्ययन किया जाए और जो प्रतिभावान कवि वो बाद में अध्ययन किया जाए। या फिर हम बात करते हैं अगर केशव का हम बात कर सकते तो केशव का अध्ययन पहले होगा रीतिकाल में, चिंतामणि त्रिपाठी का बाद में होगा अध्ययन में। तो इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन सा बन जाता है। तो इस तरह से अध्ययन करने पर भी ये जो साहित्य इतिहास हो पूरी तरह से साहित्य इतिहास नहीं कहलाया, जबकि हम क्या करेंगे उसमें केवल जितने भी जो कवि हुए उनका ये वृत्त संग्रह कहलाएगा। वृत्त संग्रह कहलाएगा। वृत्त संग्रह क्या होगा, यानी उनकी जो पूरा जीवन वृत्त है, जीवनियों का संग्रह तो जरूर हो जाएगा, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास ये कहला नहीं सकता। तो ये भी कुछ दोषपूर्ण पद्धति है। अब इसका प्रयोग किस किसने किया था, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसका प्रयोग किया था, कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसके ग्रंथ का नाम बताइए जब तक मैं अगला नाम लिखता हूं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या है, फटाफट सोच कर बताइए। और दूसरा जो उन्होंने किया था वो थे मिश्र बंधु। इन दोनों ने अपने ग्रंथों में कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया था। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम बताइए क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये तो हो गया आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम। और मिश्र बंधु के ग्रंथ का नाम क्या है, बस मिश्र बंधु तो है जो है ही, मिश्र बंधु विनोद, ये है इनके ग्रंथ का नाम। और इन दोनों विद्वानों ने
अपने ग्रंथ में कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हम दोनों हम देख चुके हैं और दो पद्धतियां हमने देखी है, लेकिन दोनों पद्धतियां साहित्य इतिहास के लेखन के लिए पूरी तरह से शुद्ध नहीं मानी जा सकती। अपेक्षाकृत हम बात करें तो कालानुक्रमिक पद्धति थोड़ी सी ठीक अवश्य है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली जो पद्धति की हम बात करेंगे उसी क्रम में। अगली जो पद्धति है साहित्य इतिहास के अध्ययन के लिए तीसरी पद्धति जो कहला सकती है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक पद्धति में जिस ढंग से विज्ञान में क्या होता है कि जो तथ्य होते हैं, प्रमाण होते हैं, उसी के आधार पर निष्कर्ष लिए जाते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति में भी यही होगा कि जिस ढंग के जो ऐतिहासिक तथ्य है कि जैसे तुलसीदास का जन्म कब हुआ, 1532 ईस्वी में हुआ, रामचरित के मानस की रचना कब हुई, 1576 ईस्वी में हुई। तो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित बात लेगी, सारे तथ्य उठा लिए कि इनकी रचना ये हुई, इनकी ये समय, तब वहां पर उस समय शासक कौन था, इसकी भी बात कर ली जाएगी। लेकिन ये तो हो गया वैज्ञानिक जो तथ्यों और प्रमाण पर आधारित है, पूरी तरह शुद्ध रूप से तथ्यों पर आधारित बात करनी, वहां पर जाना, वहां पर जो आधार ग्रंथ मिलते हैं उनकी बात करना, उनमें कौन सा संसम्मत है उसके बारे में बात करना, सब कुछ बात की जाएगी। लेकिन उसमें भी एक उपेक्षा हो जाती है। उपेक्षा क्या हो जाती है वहां पर, एक तो लेखक के व्यक्तित्व की उपेक्षा हो जाती है कि लेखक के व्यक्तित्व को ढंग से देखा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता। तथ्य और प्रमाण की तो बात कर ली जाएगी, तथ्य और प्रमाण की तो बात कर ली जाएगी। कबीर का जन्म कब हुआ था, कबीर के समय में कौन से शासक का शासन था, ये तो हम बात कर लेंगे। लेकिन कबीर का व्यक्तित्व कैसा है, कबीर ने आखिरकार किन परिस्थितियों से प्रभावित होकर ऐसा साहित्य की रचना की, ये वैज्ञानिक पद्धति में पता नहीं चल पाएगा। तत्कालीन परिस्थितियों का के जो प्रभाव साहित्य पर पड़ा उसका हम यहाँ पर पता नहीं कर सकते। तुलसीदास का तो देख लेंगे, लेकिन तुलसीदास ने जो अपनी किन परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए इस रामचरितमानस की रचना की थी या फिर बहुत सारे राम ग्रंथों की रचना की थी, उसका हमें पता नहीं लग पाता। तो ये वैज्ञानिक पद्धति सही है, लेकिन इसमें भी लेखक के व्यक्तित्व और तत्कालीन परिस्थितियों का लेखन पर प्रभाव, इन दोनों की जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए वैज्ञानिक पद्धति भी पूरी तरह से ठीक नहीं मानी जा सकती। तो वैज्ञानिक पद्धति में भी हमने अध्ययन किया। अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किसने किया है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सन 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हुए और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसको हम कहते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की रचना की है। तो हमने ये तीन पद्धतियां देख ली है, तीनों पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धति काफी अच्छा ग्रंथ है, आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कुछ अच्छा आधार ग्रंथ है, तो उसमें आपको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आप आवश्यक रूप से पढ़ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया था, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं और उसको तो आपको अध्ययन करना ही है अगर आप हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को ढंग से समझना चाहते हैं, अंतर्निहित करना चाहते हैं, तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल पढ़िए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़िए, डॉक्टर नगेंद्र पढ़िए। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य इतिहास एक्चुअल में ये एक संपादन ग्रंथ है और संकलित ग्रंथ है जिसमें अनेक विद्वानों ने मिलकर लिखा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त पढ़ सकते हैं और डॉक्टर बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है वो भी आपको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीन ग्रंथ हमारे यहाँ पर तैयार हो गए। तीन जो पद्धतियां वो हमने इस प्रकार से देखी है। अब जो चौथी पद्धति, तो फिर हम प्रश्न आता है कि ये भाई तीनों पद्धतियों में कोई ना कोई दोष है, तो कौन सी पद्धति सही रहेगी, कौन सी पद्धति में हमें इतिहास लेकर होना पूरी तरह से ठीक रहेगा। तो यहाँ पर पद्धति आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी यानी क्या कहती है, सब्जेक्टिव, जिसका हम बात कर रहे हैं कि जिसकी बात की जा रही है, किसी ग्रंथ की बात की जा रही है, तो उसकी प्रवृत्ति के आधार पर अगर हमने उसका अध्ययन किया है तो वो कहलाएगी विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति में हम आगे बढ़ते हैं। तो विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता है वो कौन है, फ्रांसीसी पेन महोदय को इसका जन्मदाता माना जाता है। पेन, तो पेन ने कहा था कि अगर साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना हो तो केवल
आप तथ्यों को, प्रमाण को या तिथियों को ही आधार या फिर लेखक को ही आधार नहीं बना सकते, उसकी जन्म तिथि को आधार नहीं बना सकते। उसकी अपेक्षा 3 प्रमुख बिंदु है, उनको आधार बनाकर ही आप इस साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। और वो कौन सा है? पहला होगा जाति। जिस जाति में, जाति का मतलब कास्ट से नहीं है, हमारे जो भारत का जो सिस्टम है कास्ट से मतलब नहीं है जाति का। जाति का मतलब है कि पूरे देश की जो जातीय परंपरा है वो किस प्रकार की रही, किस प्रकार की मानसिकता वाले वहां पर लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर हो गया जाति। दूसरा हो गया वातावरण, कि किस ढंग का वहां पर वातावरण। एक तो जाति तो हो गया आपके एक तरह से जलवायु की ढंग से कि जो लंबे समय से चला हुआ आ रहा है। वातावरण का मतलब है तत्कालिक समय से कि जो वहाँ की मौसमी परिस्थितियाँ कैसी है, कैसा वहाँ उस समय वातावरण रहा होगा। जैसे भारत के अंदर में भी जो एक आदर्शवादी रहा है, लेकिन स्थितियाँ बदलती ही है। उसी ढंग से जाति देखी की जाएगी कि किस ढंग की जाति वाले मानसिकता वाले लोग हैं, किस ढंग का वातावरण रहा है लंबे समय से। और तीसरा होता है क्षण विशेष, तत्कालिक परिस्थितियाँ क्या होगी। तत्कालिक परिस्थितियों के आधार पर ये देखिए, जैसे कि तत्कालिक परिस्थितियों में दरबारी संस्कृति तो रीतिकाल हो गया, भक्ति का अचानक प्रादुर्भाव हो तो भक्ति साहित्य हो गया। इस ढंग से जो तत्कालिक स्थितियां वो महत्वपूर्ण रहती है। तो इसमें तीनों बातें आ जाती है। अगर साहित्य का इतिहास का अध्ययन करना हो तो जाति, वातावरण और क्षण विशेष, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जा सकता है। ये बताया था हमारे तेन महोदय ने। तेन महोदय ने ये बताया, लेकिन इसमें भी एक कमी बताई है। कमी तो रहती है किसी न किसी में। तो एक हडसन नाम के विद्वान हुए, हडसन ने कहा था ये बात तो ठीक है भाई, आपकी ये जो तीनों है वो तो रहनी चाहिए, लेकिन इसमें एक कमी है कि जो लेखक का जो व्यक्तित्व है, लेखक के व्यक्तित्व की और व्यक्तित्व की उपज के कारणों की इसमें पूरी तरह से उपेक्षा हो जाती है। इस विधेयवादी पद्धति में पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं होता है, इस वजह से ये वाली पद्धति भी कुछ ना कुछ तो दोषपूर्ण अवश्य रूप से है। लेकिन फिर भी अगर साहित्य के इतिहास के लिए अगर हमें कोई पद्धति अपनानी हो तो ये सर्वोत्तम पद्धति होगी विधेयवादी पद्धति। अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति को किसने अपनाते हैं? तो इसमें अपनाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखते हैं। तो ये विधेयवादी पद्धति के आधार पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना तो सबसे पहले आप इस ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ का हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कीजिए, और इससे आपका जो अध्ययन है हिंदी साहित्य का वो बहुत जबरदस्त पुख्ता हो जाएगा। तो ये वाली जो श्रृंखला है हिंदी साहित्य का इतिहास वाली जो श्रृंखला वो निरंतर चलती रहेगी। मेरी 2 कक्षाएं हो चुकी है हिंदी साहित्य के इतिहास में। हमने सबसे पहले इतिहास की और दर्शन की बात की थी, उसके बाद में आज की जो कक्षा हुई थी उससे हमने जो विभिन्न पद्धतियां हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये आगे से आगे चलता रहेगा। आप इनके नोट्स बनाइएगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी आपके प्रश्न दिमाग में आता है, आगे या पीछे का कोई भी प्रश्न आता है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के बीच में, ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी हो सके और वो हिंदी साहित्य में और अधिक रुचि ले, इतिहास में और अधिक रुचि ले। तो इस ढंग से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस प्रकार से हमने पूरा हिंदी साहित्य इतिहास के इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जाना। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगा। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।